आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कहानी है बेहिसाब दौलत की, अंधी महत्वाकांक्षा की और एक ऐसे भयानक पतन की जिसने हमारे पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम की नींद उड़ाकर रख दी। हम बात कर रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर की, एक ऐसे इंसान की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन जो बाद में देश का सबसे मशहूर भगोड़ा बन गया। जरा आंखें बंद कीजिए और इस सीन के बारे में सोचिए। तारीख है 2 मार्च 2016। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर रात के अंधेरे में एक प्राइवेट जेट खड़ा है। घड़ी में ठीक 11:30 बज रहे हैं। उस जेट के अंदर अपनी सीट पर एक आदमी बैठा है और इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्र मुस्कान है। ये कोई और नहीं, विजय माल्या है। कुछ ही पलों में प्लेन की लाइट्स बंद होती हैं और वो जेट हवा में उड़ान भर लेता है। ये वो रात थी जब माल्या ने देश की जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो निकल चुका था और उसे अच्छे से पता था कि अब वापसी का कोई इरादा नहीं है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 9,000 करोड़ रुपए। दिमाग चकरा जाता है ना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा था जो माल्या ने भारत के अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों से उधार लिया था और कभी वापस नहीं किया। सोचिए, एक वक्त था जब इसी इंसान की गिनती देश के सबसे रईस और पावरफुल लोगों में होती थी। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग था इनके पास। लेकिन अब पहचान सिर्फ एक भगोड़े की रह गई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना विशाल साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर कैसे गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1955 में विजय माल्या का जन्म एक बेहद रईस परिवार में हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप के मालिक थे, यानी पैसा और पावर बचपन से ही उनके आसपास था। फिर 1983 में जब माल्या सिर्फ 28 साल के थे, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। इतनी कम उम्र में पूरे बिजनेस अंपायर की कमान उनके हाथों में आ गई। लेकिन माल्या के अंदर एक चीज कूट कूट कर भरी थी और वो था गजब का रिस्क लेने का जज्बा। उन्होंने पिता के बिजनेस को कई गुना बढ़ा दिया और फिर 2005 में उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने की ठानी, भारत की सबसे शानदार एयरलाइन बनाने का सपना। इस विजन के पीछे के कॉन्फिडेंस को देखिए। 2003 की बात है जब माल्या ने एयरलाइन शुरू करने का ये आइडिया अपने पर्सनल असिस्टेंट को बताया। पीए ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि देखिए, भारत में एविएशन बिजनेस बहुत रिस्की है, यहां कई एयरलाइंस डूब चुकी हैं। और इस पर माल्या का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, जिन्हें बिजनेस करना नहीं आता वे फेल होते हैं, मैं अलग हूं। ये सिर्फ अति आत्मविश्वास नहीं था, ये वो अहंकार था जिसने आगे चलकर इस पूरे बिजनेस की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। और ये अहंकार उनके बिजनेस मॉडल में भी साफ दिखता है। ये बिजनेस मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स था। एक तरफ माल्या चाहते थे कि उनकी एयरलाइन 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी दे, बेहतरीन और महंगा खाना, हर सीट के पीछे पर्सनल टीवी स्क्रीन और एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए टिकट के दाम बिल्कुल कम रखना चाहते थे। अब आप खुद सोचिए, आप दुनिया भर की लग्जरी बांट रहे हैं और वो भी सस्ते टिकट पर। बिजनेस का ये मैथ्स कभी मैच ही नहीं कर सकता था। ये शुरुआत से ही फेल होने वाला प्लान था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत चमचमाता हुआ लग रहा था। फ्लाई द गुड टाइम्स का नारा हर तरफ छाया हुआ था, लेकिन अंदर की सच्चाई रोंगटे खड़े करने वाली थी। 2008 में किंगफिशर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक क्लर्क ने जब असली हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने सीएफओ को बताया कि एयरलाइन को हर एक पैसेंजर की उड़ान पर 2,000 रुपए का शुद्ध घाटा हो रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके माल्या को यह सच बता सके, क्योंकि माल्या उस वक्त किसी की सुनने को तैयारी नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंशन के खुमार में थे। और इसी अंधी एक्सपेंशन की रेस में 2007 में उन्होंने एक और भयंकर गलती कर दी। उन्होंने 1800 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाकर एयर डेक्कन नाम की एक लो कॉस्ट एयरलाइन को खरीद लिया। अब मजे की बात यह है कि एयर डेक्कन पहले से ही भारी नुकसान में चल रही थी। जब इन्वेस्टर्स ने सवाल उठाया कि भाई आपने एक घाटे का सौदा क्यों किया, तो माल्या का अजीब सा तर्क था कि उन्होंने कोई कंपनी नहीं खरीदी है, बल्कि उन्होंने मार्केट शेयर खरीदा है। बिजनेस के बेसिक रूल्स को इग्नोर करने की लिस्ट में यह एक और बहुत बड़ा ब्लंडर था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंपनी भयंकर घाटे में जा रही थी, मगर किंग की अपनी लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। 2008 में फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ करीब 17,000 करोड़ रुपया की थी। उनके गैराज में 250 से ज्यादा अल्ट्रा लग्जरी कारें थीं,
लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, मोनाको, दुनिया के हर बड़े शहर में उनके आलीशान बंगले थे। खुद की फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी, आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम थी, और तो और एक 311 फुट लंबा प्राइवेट यॉट भी था। उनकी पार्टियां इतनी भव्य होती थीं कि देश विदेश के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होते थे। बाहर से वो एक राजा की जिंदगी जी रहे थे, जबकि उनका बिजनेस अंदर से खोखला हो चुका था। और फिर आता है साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। ये किंगफिशर के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म साबित हुआ। दुनिया भर में मंदी आ गई, लोगों ने फ्लाइट्स में सफर करना कम कर दिया, और ठीक उसी वक्त एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन के दाम आसमान छूने लगे। किसी भी एयरलाइन के लिए यह सबसे बुरी स्थिति होती है, लेकिन माल्या, उन्होंने इस भयंकर खतरे को भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया से कहा कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब देखते हैं कि ये ताश का महल आखिर गिरा कैसे। आपको बता दें कि एसबीआई के एक रिस्क ऑफिसर ने काफी पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी। उसने नोटिस किया था कि कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन माल्या धड़ल्ले से नए लोन लिए जा रहे हैं। और फिर 2010 में जब मीडिया में यह रिपोर्ट छपी कि कंपनी पर 7,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। बैंकों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को जब महीनों तक सैलरी नहीं मिली तो वो हड़ताल पर चले गए। फ्यूल कंपनियों ने तेल की सप्लाई रोक दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। और आखिरकार 2012 आते आते डीजीसीए ने किंगफिशर का उड़ने का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। दी एंड, खेल खत्म। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे काला और दर्दनाक सच ये आंकड़े हैं। किंगफिशर के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। इन लोगों को पिछले 6 से 8 महीनों से 1 पैसे की सैलरी नहीं मिली थी। ये वो आम मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने माल्या के उस गुड टाइम्स वाले वादे पर भरोसा किया था। उन्होंने अपना करियर इस कंपनी को दिया और बदले में उन्हें मिला तो सिर्फ धोखा, मानसिक तनाव और आर्थिक बर्बादी। इस दर्द की गहराई को जरा महसूस कीजिए। किंगफिशर के ही एक सीनियर इंजीनियर के शब्द हैं, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाकर रखे थे, अब सब खत्म हो गए। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो 9,000 करोड़ रुपए इस फ्रॉड में डूबे, वो कोई आसमान से नहीं गिरे थे। वो हम और आप जैसी आम जनता के टैक्स और खून पसीने की कमाई के पैसे थे। उन पैसों से देश में अस्पताल बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, लेकिन वो सब एक अकेले आदमी की जिद और ऐशो आराम की भेंट चढ़ गए। जब पानी पूरी तरह से सिर के ऊपर से गुजर गया, तब जाकर हमारा सिस्टम हरकत में आया। फरवरी 2016 में बैंकों ने फाइनली माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि इस इंसान के पास पैसे चुकाने की क्षमता तो है, लेकिन यह जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा है। इसके तुरंत बाद सीबीआई और ईडी ने क्रिमिनल और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। और ठीक यहीं पर कोर्ट का सख्त ऑर्डर आने से कुछ ही घंटे पहले माल्या ने 2 मार्च 2016 को वो प्राइवेट जेट पकड़ा और देश छोड़कर फरार हो गया। आज हम 2026 में बैठे हैं और माल्या अब भी लंदन में है। उसकी वो बेशुमार संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं। वो चकाचौंध से भरी बॉलीवुड पार्टियां, वो रेसिंग कार्स, वो यॉट, सब इतिहास बन चुका है। आज की तारीख में वो यूके के कोर्ट्स में अपने प्रत्यर्पण यानी भारत वापस लाए जाने के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। कभी किंग की तरह जीने वाला वो इंसान आज एक इंटरनेशनल भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी तबाही से हमने सीखा क्या? इस महाघोटाले के बाद आरबीआई को अपनी नींद से जागना ही पड़ा। बैंकिंग के नियम काफी सख्त किए गए। सबसे बड़ी सीख बिजनेस के लिए ये थी कि अंधी ग्रोथ के चक्कर में कभी इतना बड़ा कर्ज मत लो जिसे चुकाना इम्पॉसिबल हो जाए। और बैंकों के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कि सिर्फ किसी का रुतबा, बड़ी बड़ी पार्टियां या बड़ा नाम देखकर आंख मूंद कर हजारों करोड़ का लोन नहीं बांट देना चाहिए। एक्सट्रीम ड्यू डिलिजेंस यानी गहराई से जांच पड़ताल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक विजय माल्या की नहीं है, यह हमारे सिस्टम की उन गहरी कमियों की कहानी है जिन्होंने इतने बड़े लालच को पनपने दिया। जाते जाते स्क्रीन पर लिखे इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हम वाकई इन सब से कोई पक्की सीख ले पाए हैं, या फिर भविष्य में बैंकिंग सिस्टम की किसी और कमजोरी का फायदा उठाकर कोई नया किंग ऑफ गुड टाइम्स बनने की कोशिश करेगा? आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए और मिलते हैं अगली बार।